अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में बहनोई ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 बरादर निस्बती को जख्मी कर दिया, जिनमें से एक अस्पताल जाकर दम तोड़ गया जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। बरादर निस्बती पर फायरिंग करने का ये वाक़या क्यों कर पेश आया, इस मामले की वजह अनाद क्या है, किस चीज़ के ऊपर रंजिश जो थी वो चली आ रही थी, पुलिस ने अब तक कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, मुल्ज़िमान के पास से असलहा बरामद हो सका या नहीं हो सका, तफ्तीश किन पहलुओं पर की जा रही है और मकतूल के वर्सा इस हवाले से क्या मौक़िफ़ बयान करते हैं और इंसाफ के तकाज़ों के लिए क्या दवाइयाँ देते हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। मैं इसमें मौजूद हूँ उस घर में जहाँ पे इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहाँ बहनोई ने अंधाधुंध फायरिंग करके 3 बरादर निस्बती को ज़ख्मी कर दिया था। उनमें से एक अस्पताल जाकर दम तोड़ गया जबकि 2 शदीद ज़ख्मी हुए थे। एक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, वो घर में आ गए, उनकी भी टांग पे गोली लगी थी, जबकि एक जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत में भी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनके अहल खाना, मकतूल के अहल खाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इंतहाई नाजुक रिश्ता होता है, इसके अंदर बहुत एहतराम होता है, तो फिर क्या वजह बनी कि बहनोई ने इस तरह से रात के अंधेरे में आके फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में जो है उनका एक बरादर निस्बती को कत्ल कर दिया और 2 को ज़ख्मी कर दिया। जो मकतूल हैं उनके बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं ये क्या मामला हुआ, आपको क्या पता चला, वो कहाँ रहते थे, क्या आप लोगों की रंजिश चल रही थी? वो हमारे दूर के रिश्तेदार थे। अच्छा, बाबा से था उनका, हम ठीक से नहीं जानते थे। तो एक मरतबा बात हुई है, उन्होंने मेरी बहन को देखा, यहाँ पे फोतकी पे आए थे, तो रिश्ते की बात चल पड़ी है। फिर उन्होंने सडनली कहा कि जल्दी से शादी करनी है। हमने कहा कि अपने हैं, तो ठीक है। लेकिन आप तो बता रहे हैं दूर के रिश्तेदार थे, तो कोई तहकीकात वगैरह नहीं आपने की? नहीं, क्या हमने बैकग्राउंड है, कौन है? अच्छा जो उनकी पप्पो थी ना, जो रिश्ता लेके आई थी जी, उनको हम जानते थे। ठीक। उनसे उनके बेटे वकील साहब हैं, उनकी हमारे से बातचीत भी थी, लेकिन उन्होंने हमारे से कुछ नहीं कहा उसके बारे में कि ये ऐसा है, ये वैसा। उन्होंने यही कहा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है। शादी के वक्त करता क्या था वो? शादी के वक्त तो उन्होंने ये कहा था कि ये ना किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी इंचार्ज है। तो हमने ज़्यादा तहकीकात नहीं की, तो हमारे बड़ों ने कहा कि आप नहीं, हम आपके बड़े हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। तो इतने में फिर शादी तय। उन्होंने कहा जी हमने शादी करनी है जल्दी से। 1.5-2 मंथ में ये काम, शादी भी हो गई ना। अच्छा, हमारे उस आप वो मैं आपकी वालदा से जानता हूँ, उस रात क्या हुआ? आप मौजूद थे जब ये वाक़या पेश जी, आया? मैं यहीं पे था। क्या हुआ उस रात? उस रात ये हुआ कि मेरे वालिद साहब बाहर गए हैं, हमें घर आके बताया कि किसी ने तैयब भाई बाहर खड़े हैं। तैयब आपके जो बहन हुई है? हाँ जी। अच्छा, छोटा भाई यहीं पे अपनी बर्थडे मना रहा था, हम यहीं पे थे, तो हम बाहर गए हैं। इन्होंने नहीं बताया हमें कि बाहर आया तैयब ना, छुपाते थे ये हमारे से। वो पहले भी आता होता था, ये हमारे से छुपाते थे कि क्या बात है क्या नहीं है। बाहर गए हैं तो ये बात कर रहे थे, तो हमने कहा तैयब भाई आप चले जाएं, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। गाली गलोच, गालियाँ दे रहा, गंदी गंदी। हम देखें, हमने कहा कि तैयब भाई गालियाँ न दें, हम इज्जतदार लोग हैं, आप चले जाएं। आप लोगों को वो बहन की वजह से ब्लैकमेल करता था, इसका मतलब है कि आप लोगों ने बहन की शादी की हुई थी, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता था? नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था वो इस बात का कि इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाई, वो इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था। तो हम, जो इज्जतदार आदमी क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाथ जोड़ के यही कह सकता है कि जो हम चारों भाई हाथ जोड़े, मेरे वाले साहब
मेरे चाचा भी वहाँ, हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप जाएं, हम देख लेंगे, आप अपने किसी बड़े को लेके आए, बात कर लेना, जो बात है ना आप कर लेना। मैंने नहीं जाना, उसके साथ उसका भाई था और तैयब का भी सगा था। भाई। हाँ जी, रजा और दोस्त भी था। ये दोनों मौके पे मौजूद हाँ थे। जी, और उन्होंने ना तैयब हसन ने कहा कि आप गाली ना दें आगे होके ना। यार यात्रा नहीं, मेरे ना बीती सर, मैं बैठा हुआ था लेटने के लिए, तो मुझे पता चला तो ये भाई बाहर आ गए। मैंने टाइम देखा, मैंने कहा यहाँ 12 तो सो गए, इसका रात के 12 बजे थे। मैं अपने बच्चों से चोरी मैं निकला, मेरे बच्चे को पता नहीं क्या दे, पता चल गया कि अब इस टाइम बाहर लेने क्या गई। वो जब मैंने देखा, मैंने उससे कहा कि बेटा क्या करने आए? उसने कहा मैं खाना खाने गया है। मैंने कहा बेटा आपने खाना खाना तो यहाँ थोड़ी नहीं। मैंने उससे कहा खाना खा लिया? कहता यहाँ मैंने खा लिया। मैंने कहा जाओ फिर। कहता ही मैंने पैसे देने हैं। मैंने कहा ना उसे आपने पैसे देने हैं ना उसने लेने हैं लड़के ने, आप जाओ यहाँ से। मुझे ऐसे धक्का से मारा, मुझे नहीं पता था मेरा पीछे मेरा बेटा खड़ा, वो कैसे आ गई। मैं उससे कहा कि आप क्या कर रहे थे ये भाई, आप अब्बू को धक्का क्यों दे रहे? उसने मेरे बच्चे ने ऐसे किया। मैंने कहा मैं तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगी। उसने पिस्टल निकाल लिया, मेरा बच्चा मेरी बात उसने ले ली, मेरी बात उसने ले ली। मेरे दूसरे बच्चे हैं, उसको भी उन्होंने फायरिंग कर दी। मेरे 2 बच्चे। ये अकेले ने फायरिंग की या जो बाकी लोग थे उन्होंने भी फायरिंग की? तो एक और साथ था लड़का, उसके पास भी असला था? मैंने नहीं देखा उसके पास असला था। फायरिंग वो सिर्फ तैयब इसके नहीं की? साथ था बस। और एक आदमी इसका भाई पल्ली साइड पे खड़ा था, फायरिंग तैयब नहीं की? मोटरसाइकिल पे। वो जैसे ये वकुआ हुआ, मैं छीनता रहा, उसने मोटर छीनता रहा, मैं भी गिरा, वो भी गिरा। मैं शुगर का हाड़ का मेरी तरफ उसने 2 फायर की, लेकिन मेरी मौत मेरे बच्चे ने। अगर बच्चियों के साथ के वास्ते बच्चियों की शादी ना के वास्ते बच्चियों के वास्ते अगर बच्चियों के साथ आते होते। अल्लाह तू तो कहते है मैं बच्चियों के साथ हूँ, मेरे परवरदिगार मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाजी आप बताइएगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाजी आप बताइएगा कि जब आपकी शादी हुई तो वो आपको मारता पीटता भी था? कभी आपने घर वालों को बताया? शादी के 4थे दिन उसने शुरू कर दिया तो मारना पीटना। क्या वजह थी बाजी? बस कहता था अपने घर वालों को छोड़ दे, अपने भाइयों को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे। आपने कभी घर वालों को बताया ये सारा कुछ? मुझे किसी ने नहीं बताने दिया। मैं अपने अब्बू को बताना चाहती थी, अपनी माँ को बताना चाहती थी, मुझे किसी ने नहीं बताने दिया। कौन रोकता था आपको? उसका बाप, उसका भाई बहन सारे रोकते थे मुझे। क्या कहते थे? मुझे क्यों रोकते? कसमें दी थी कि तेरा बाप मर जाएगा, दिल का मरीज है, तेरी 3 बहनें हैं, तू बैठ के तेरी बहनों का कोई नहीं पूछेगा। तेरी बहनों का कोई नहीं पूछेगा। मैंने कहा क्यों? बस कहते तूने किसी को कुछ नहीं बताना। तो आप कब यहाँ पे कब आके बैठी? आप कितने अरसे से घर आ गई थी अपने वालिदैन के? 6 महीने के बाद आ गई थी। तो कभी उसने आपको ले जाने की कोशिश की, सुलह वगैरह करने की कोशिश की? नहीं, मुझे तो वो छोड़ गया था अनजान जगह पे।
मेरे बाप का नंबर मुझे याद था तो मुझे लेने आ गए, मैंने उनको कॉल की था। जब वो आपको मारता पीटता था तो जो उसके माँ बाप थे, कभी उन्होंने भी नहीं रोका था उसे? नहीं, पिस्टल भी रखता था। ये तैयब आपका शौहर ही? जी। इसके पास पिस्तौल वगैरह कहाँ से आए थे? उसके पास पता नहीं, उसके पास एक नहीं कितनी पिस्टल है। तो आपने कभी अपने भाइयों को भी नहीं बताया, एतमाद में नहीं लिया? बताने नहीं देता था, मुझे उठने की इजाजत नहीं होती थी। मेरे से भी बात करनी थी। अपने पापा को मैंने सुबह कॉल करनी, मैंने आना तो रात को 11 बजे लेके आता था तो 12 बजे ले जाता था। नहीं बाजी, आप इतना जुल्म ज्यादती क्यों सहती रही, वजह क्या थी? मुझे वो लोग कसमें देते रहे, मैं इसलिए सहती रही। मुझे भी लगा मेरे बाप का कुछ ना हो जाए। लेकिन मेरा देखें, बाप हार्ट का पेशेंट है। आपके ना बताने की वजह से वो कितना बड़ा सानिया कर दिया। मुझे इंसाफ चाहिए, अब उससे छोड़ना नहीं है। माँ जी आप बताइएगा उसे नहीं छोड़ना। ये माइक को, क्या करूं, मैंने कभी नहीं कुछ कहा। आपके 3 बेटों को उसने जख्मी किया, जिसमें से 1 फौत हो गए, 2 जख्मी। आप क्या कहती हैं? नहीं बेटा, मुझे इंसाफ चाहिए। माइक आगे। फांसी दे दो उसको, सर यहाँ फांसी उससे दो। फांसी होनी चाहिए सर, यहाँ फांसी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म, मैं वीर मन्नागी, मेरे इंसाफ चाहिए था। मेरी माँ की कोख उजाड़ दी, उसे मुझे इंसाफ चाहिए अपने भाई का। मेरा पहले जिगर चल नहीं किया, मैं तीर से बिठा के चुप कर गए। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ शर्म आवे लोग करना। क्या इंसाफ की क्या अपील करेंगी? कैसे अपील आपको ये इंसाफ? करूँगी, मेरे बच्चों की बहुत राय करना चाहे। मेरा जवान बेटा तुम्हारे जितना जवान करा बेटा। हाय फांसी आम मेरे बच्चे नु, सारे यहाँ फांसी ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਛਲਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ। वज़ीर आज़म साहब, इमरान खान साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर मन्ना, मैं अपना ਤੁਹਾਨੂੰ पुत्र समझा जे मेरे पुत्र ਨੂੰ इंसाफ मिले। भाई आप जिसका बताइएगा, मेरा घर मेरे पुल अभी उजड़े ने। कितने मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं? आप पर्चे में आपने कितने लोगों को नामजद किया, कितने गिरफ्तार हो गए? 4 को नामजद कौन कौन है? 2 गिरफ्तार, एक नामालूम। नामजद कौन कौन है? रजा कौन है? सगा भाई। अच्छा। और जो ये एक और अशान नासर है, ये जो पकड़ा हुआ है, और तैयब है नामालूम। ये भाग गए थे, बाइकों पे थे ये। लोगों ने इनको पकड़ा, दोनों को। ज्यादातर केसों के अंदर लोग क्योंकि रिश्तेदारी होती है तो पैरवी केस की नहीं करते। ऐसा तो नहीं है कि आप बहन की वजह से केस नहीं, की मैं कभी भी ऐसे तो अपने आप को नहीं बदलूंगा। मैं अपने भाई का खून रहेगा नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए, मुझे मेरे भाई के कत्ल का इंसाफ चाहिए। अब मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया। आप अहले खाना का जो गम और कर्ब है वो देख सकते हैं कि किस तरह से उनके घर के ऊपर पहाड़ गम का टूटा है कि एक बेटे को कत्ल कर दिया, 2 जो जख्मी बैठे हैं। एक को आप देख सकते हैं कि वो पीछे इलाज कराने के बाद यहाँ पे आराम कर रहा है, जबकि एक जो है आज भी तशवीशात हालत के अंदर अस्पताल में ज़ेर इलाज है। और वजह नाद कुछ भी नहीं थी। वालिदैन ने सिर्फ शराफत के अंदर अपनी बेटी की शादी कर दी और फिर बेटी अपने घर को बचाने की कोशिशें करती रही और इस नहज तक बात पहुंच गई कि मुलजिम ने रात को घर के बाहर आके फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 बरादर निस्बत ज़ख्मी हो गए और एक जान की बाजी हार गए। पुलिस इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे कर रही है, मुलजिम इस बारे में क्या कहता है, इस नहज तक वो क्यों पहुंचा? जिस तरह से ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ तशद्दुद करता था बल्कि मुख्तलिफ जहेज़ वगैरह की डिमांडें भी करता था, इस हवाले से भी तफसीलात जानते हैं। बीवी तुम्हारे साथ ही रहती है? नहीं, बीवी इधर ससुराल में थी। क्यों? वो पहले कोई रंजिश थी, वो नाराज होके आ गई थी। पहले रंजिश मतलब शादी से पहले? नहीं, हाँ। हमारा बेटा होने वाला था उस टाइम। क्या रंजिश थी? वो आई थी, चिले में आई थी। रंजिश क्या थी? रंजिश कोई भी नहीं थी। अभी खुद ही कह रहे हो रंजिश थी तो वो आ गई। वो कोई बात हुई थी, बीवी तुम्हारे साथ कितने अरसे से नहीं रह रही? मेरे साथ मेरी बीवी वो चिले में गई थी। चिले में? बच्चा कितनी उम्र का तुम्हारा? 6 महीने के।
तो वो 6-7 महीने से तुम्हारे साथ नहीं रह रही, जी सर। तो कोई तो वजह होगी ना जो नहीं रह रही थी। सर वो ये नहीं पता मुझे। तुमने तलाक दे दी है? नहीं सर। उसने खुला ले लिया? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं सर। तुम करते क्या हो? सर मैं बीमार हो गया था फिर। क्या बीमारी थी तुम्हें? मेरा जिनी हो गया था मसला थोड़ा सा, लेकिन मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। तो इसी वजह से वो तुम्हें छोड़ गई थी? हाँ ऐसे। मैं घर से बाहर निकला था तो ये भाई ने कहा चलाओ यार दोस्त के पास भी जाना और खाना भी खाना है। इसकी रेपुटेशन कैसी मोहल्ले में? मुझे नहीं पता। तुम्हें इसका पता है कौन है ये? तो फिर इसके साथ फिर क्यों रहे थे? सर हमसे आया था। सही तुम्हें जूतियां पाड़ी हैं, अब रो क्यों रहे हो? और मैं जब लड़ाई हुई है हाँ। और मौके पे फायरिंग हुई है मैं उधर मौजूद नहीं था। तुम किधर थे? मैं सर बाइक लेके आ गया हुआ था, दूसरी साइड पे खड़ा था। सर मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था कि इसके क्या लगते हैं वो। और लड़ाई हुई हुआ क्या जब था? सच बताओ, उस दिन हुआ क्या? सर हम बाइक पे इसने आए। मारना शुरू किया था, उन्होंने मारना शुरू किया? सर मैं बाइक पे आए हमने बाइक वहाँ झूठ पे नहीं बोलना। हाँ बाइक वहाँ पे लगाई है, उसको ऑर्डर दिया खाने का। उसने सीखे दिए हमें, पहले हमने 4 सीखे लिए हैं, वो खा लिए हमने। फिर इतनी देर में इसका साला इसको देख के गया, ये मुझे कहता है ये मेरा साला है। तो मैं कहता तुम आपके सोरों को घर यहाँ पे? कहता हाँ। इतनी देर में 2 सीखें और लगी, हमने वो खाई हैं। इनके वो सोरा और वो सारे मल्लेदार सारे इकट्ठे होके आ गए वहाँ पे। आगे उन्होंने कहा निकलो यहाँ से। मैंने उतनी देर बाइक मोड़ी है, स्टार्ट की है। मैंने कहा आओ बैठो चलें, ठीक है। इतनी देर में इसके जो वो पीछे एक भाई करा था, पता नहीं साला कौन है, उसने इसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। छोटे साले ने मुझे भी मारा है। और उधर से मैंने बाइक स्टार्ट किया और बाइक मैंने ऊपर से मोड़ी है, दूसरे रोड पर आया हूँ। तो उसमें एक की जो है डेथ हो गई थी और बाकी 2 है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये गिरफ्तार है, मौके से गिरफ्तार कर लिए थे। वेपन इसमें रिकवर है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अल्लाह ख्याल रखेगा इंशाल्लाह। जिस तरह ये बता रहा है कि उन्होंने इसको मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके ऊपर गोलियां चली, इसमें कितनी सदाकत है कि गोलियां चलाई किसने है? पिस्टल तो इसके पास था, दूसरी पार्टी के पास है, तो कोई असला बरामद नहीं हुआ। पिस्टल इसके पास था और मौके से जब पुलिस गई है, पुलिस ने पिस्टल इसके हाथ से पकड़ा, छीनना है इसके हाथ से, रिकवर किया है। ये इसके पास ही पिस्टल था, दूसरे किसी फरीक के पास किसी किस्म का कोई वेपन भी नहीं जो था। इसका कोई औजार दोस्त भी है नहीं था। उसका क्या इन्वॉल्वमेंट? वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंशाल्लाह, जो फर्दर। उसके पास कोई वेपन वगैरह था? नहीं, एक ही वेपन रिकवर हुआ। और वो ये भी मौके से पकड़ा गया? जी मौके से, दोनों ही मौके से पकड़े गए। इसकी बीवी वगैरह क्या कहते हैं, किस वजह से इसके साथ झगड़ा चल रहा था? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये अभी इंशाल्लाह देखिए। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या मुस्तफ़ाबाद के इलाके में पेश आया, जब ससुरालियों की अपने दामाद के साथ लड़ाई हो गई और दामाद ने पिस्टल निकाल कर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 ज़ख्मी हुए। मुलजिम को मौके पर ही पकड़ लिया गया था, जिसके बाद पुलिस की तहवील में दे दिया गया और अब मुलजिम और उसका साथी जो मौके पर मौजूद थे दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। मुकदमा जो है दोनों के खिलाफ दर्ज किया गया है 302 का। और मुलजिम से जानते हैं कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया, क्यों उसने पिस्टल लगाया हुआ था और क्यों उसने फायरिंग की, किस किस्म की अदावत और रंजिश जो थी वो चल रही थी, इसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम तैयब है सर। कहाँ के रहने वाले थे ये? पटियाला हाउस। पटियाला हाउस के। किसके ऊपर तुमने फायरिंग की? सर फायरिंग मैंने नहीं की थी सर, हम यहाँ से गुजर रहे थे अच्छा, तो किधर जा रहे थे तुम? जोरे पुल जा रहे थे अच्छा, क्या करने? दोस्त के पास। तो रास्ते में सीखें देखी हैं तो हम उधर रुके हैं सीखें? जी कौन जी सी सीखें? सीखे खाने के लिए, टिक्के शिके सर। तो उधर से मेरा छोटा साला गया गुजर के, वो देख के गया। उसके बाद उसने 10 के लड़के भेज दिए, फिर वो दूसरे भाई को भी भेज दिया, फिर वो एक और साला आ गया, फिर अब्बू को भी भेज दिया, हाँ। फिर उन्होंने मेरे ऊपर दावा बोल दिया। क्यों बोला? तुम्हारा ससुराल के साथ कोई मसला वगैरह चल नहीं, रहा मेरा था? कोई मसला नहीं चल रहा था सर, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी फिर नहीं। क्यों भेजा उन्होंने ये सारा? पता नहीं, मुझे धमकियां लगा रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ क्यों से। लगा रहे थे धमकियाँ? कोई वजह तो होगी। सर मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा तुम्हारी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? तकरीबन 15 के महीने हो गए हुए हैं। अच्छा, कोई औलाद है तुम्हारी? हाँ जी, एक बच्चा है मेरा। अच्छा, बीवी तुम्हारे साथ ही रहती है? नहीं, बीवी इधर ससुराल में थी। क्यों?
वो पहले कोई रंजिश थी, वो नाराज़ होके आ गई थी। पहले रंजिश मतलब शादी से पहले? नहीं, हाँ। हमारा बेटा होने वाला था उस टाइम। क्या रंजिश थी? वो आई थी, चिले में आई थी। रंजिश क्या थी? रंजिश कोई भी नहीं थी। अभी खुद ही कह रहे हो रंजिश थी, तो वो आ गई। वो कोई बात हुई थी, बीवी इख्तिलाफ। तुम्हारे साथ कितने अरसे से नहीं रह रही? मेरे साथ मेरी बीवी वो चिले में गई थी। चिले में। बच्चा कितनी उम्र का तुम्हारा? 6 महीने के। तो वो 6-7 महीने से तुम्हारे साथ नहीं रह रही? जी सर। तो कोई तो वजह होगी ना जो नहीं रह रही थी। सर वो ये नहीं पता मुझे। तुमने तलाक दे दी है? नहीं सर। उसने खुला ले लिया? नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं सर। तुम करते क्या हो? सर मैं बीमार हो गया था फिर। क्या बीमारी थी तुम्हें? मेरा ज़हनी हो गया था मसला थोड़ा सा, लेकिन मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। तो इसी वजह से वो तुम्हें छोड़ गई थी? हाँ ऐसे। नहीं, ऐसे है या नहीं है? जी सर, कोई ऐसी प्रॉब्लम उन्होंने तो मारते पीटते थे उसे? नहीं सर। तशद्दुद तो करते हो? नो सर। कभी थप्पड़ मारा होगा? नहीं सर। नशा करते हो? पहले करता था, अब नहीं करता। कौन सा नशा करते थे? सर मैं कर लेता था, आइस करता था पहले। अच्छा। अब नहीं करते। नौकरी क्या करते हो तुम? सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट में एज ए गार्ड विद ड्राइवर था। गार्ड और गार्ड विद ड्राइवर। गार्ड और ड्राइवर थे। गार्ड और ड्राइवर कितनी तनख्वाह थी तुम्हारी? मेरी तकरीबन 25,000। तो आइस का नशा कितने का आता है? 1500 रुपये ग्राम? वो मैंने छोड़ दिया काफ़ी देर पहले। नहीं, कितना ग्राम कर लेते थे दिन में? सर मैं नशा नहीं करता था, जब मेरी शादी हुई मैंने छोड़ दिया था। शादी से पहले नशा करते थे? जी सर। तो शादी के बाद उसको पता चला कि तुम नशा करते थे? जी। उस बात पे लड़ाई हुई? नहीं सर। फिर वो तुम्हें टड़ेलें पड़ती होंगी, उस वजह से मारते पीटते होगे उससे? नहीं सर, ऐसी कोई वजह नहीं। उस रात जब तुम दोस्त से मिलने के लिए निकले, जी सर, तो असला क्यों लेके निकले? सर मेरा लाइसेंस ही पिस्टल था, तो मैं इधर से कोई गुजर के। दुश्मनी वगैरह तुम्हारी? नहीं, दुश्मनी ऐसी कोई नहीं। जायदादें वगैरह? जायदादें तो हैं, लेकिन कितनी क्या है? अरबों की हैं? नहीं सर, हाँ। ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर असला क्यों था तुम्हारे पास? सर। मेरे पास लाइसेंस ही होता है तो। ये देखो, ये सब जी, जी। ऐसे ही खड़े हैं, इनके पास इन्होंने असला नहीं लगाया हुआ, इसका मतलब इनका कोई मसला नहीं है ना? सर मेरा लड़ाई झगड़ा था, मेरा हुआ किससे? 1-2 दफ़ा मोहल्ले में ही हुआ था। अच्छा। इस वजह से। अच्छा, फिर उस रात क्या हुआ? अब उस रात की ज़रा तफसीली बात बताओ, कैसे तुम वहाँ पे बैठे, क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ पे खा रहे थे, फिर वो गुजर के गया, वो देख के फिर थोड़ी देर बाद वो बुला लाया, फिर वो धमकियाँ लगाने लग गई हैं, हाँ। यहाँ से भाग जाओ अच्छा, वरना मार देंगे जान से तुम्हें। ठीक है। हमें खून खराबा बहुत अच्छा लगता है। हाँ। उन्होंने कहा? जी सर। अच्छा। फिर वो मारने पीटने लग गए। हाँ। ठीक है, इसको भी मारा पीटा है। फिर मैं भागने की कोशिश करने लगा, मेरा पिस्टल लगा हुआ था, उन्होंने कहा इसके पास पिस्टल है, पिस्टल पकड़ के मेरा छीनने लगे हैं। ठीक है, तो छीनाने में हवाई फायरिंग होगी। ठीक है, उसने गिरा दिया मुझे नीचे, और गिरते हुए उन्होंने फायर बजा, उनको जो भी हुआ उनके हाथ से ट्रिगर से ही जबे। अच्छा। जी सर। एक मैगजीन में कितनी गोलियाँ होती हैं? सर 8 होती हैं। तुम्हारे मैगजीन में 8 ही थी? जी सर। कितनी गोलियाँ चली उसे? पता नहीं सर। 3 गोलियाँ लगी हैं ना? 3 बंदों को गोलियाँ लगी हैं? जी। तीनों तुम्हारे साले हैं? पता नहीं सर, मुझे ये भी नहीं पता किन्नों को गोली लगी तुम्हारे है। पिस्तौल को भी पता है कि सिर्फ सालों को लगना था? सर अगर यही वैसे जी, जी। अचानक अगर तुम्हारी बात को 1 मिनट के लिए मान लिया जाए जी सर। कि उन्होंने तुमसे पिस्तौल छीनने की कोशिश जी की, सर। तुम नीचे गिरे और गोलियां चल गई, जी जी। तो वहाँ पे तुम कह रहे हो कि 10-12 लोग आए थे तुम्हें मारने के? नहीं, काफ़ी से काफ़ी 20 होंगे। 20। तो तीनों गोलियां सालों को ही लगी और किसी को नहीं लगी? गोलियों को सिखाया हुआ था कि इन लोगों को लगना है, बताया हुआ था? सर मुझे गिरा के आगे मेरे बैठे हुए थे। बैठे? जी, मेरे से। अंधेवाद? हाँ जी, मेरे से असला छीन रहे थे। गोली की तुम वो मिसाल सुनी है? गोली अंधी होती है। हाँ जी सर। तुम्हारी गोलियों को कैसे आंखें लगी हुई थी कि तुम्हारे तीनों सालों की गोलियां लगी? सर इस चीज़ का जो तो मुझे मरा है, पता नहीं। जिसकी वो देखो वो स्वेटर है, जी जी, वो मर गया, उसके भी गोली लगी, 2 के पट में गोली लगी। पता नहीं सर, इस चीज़ का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है किसको गोली लगी है किसको नहीं लगी। सही। सही तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ के गई, पता है? ये कौन है? ये मेरा हमसाया दोस्त। दोस्त है? जी। इसका क्या कसूर है? ये मेरे साथ। हाँ भाई, तुम्हारा क्या नाम है? अशान नासिर। हैं? अशान नासिर। ऊंचा बोलो बेटा, आप तो पकड़े गए हो। अशान नासिर। क्या करते हो? सर स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास? 9th क्लास का। इसके साथ किधर फिर रहे थे? मैं घर से बाहर निकला था, तो ये भाई ने कहा चलाओ यार, दोस्त के पास भी जाना और खाना भी खाना है। इसकी तो रेपुटेशन कैसी मोहल्ले में? मुझे नहीं पता। तुम्हें इसका पता है कौन है ये?
तो फिर इसके साथ फिर क्यों रहे थे? सर हमसे आया था सही तो मैं जूतियाँ पाड़ी हैं, अब रो क्यों रहे हो? और मैं जब लड़ाई हुई है हाँ। और मौके पे फायरिंग हुई है, मैं उधर मौजूद नहीं था। तुम किधर थे? मैं सर बाइक लेके आ गया हुआ था, दूसरी साइड पे खड़ा था सर। मैं डर गया था, मुझे नहीं पता था कि इसके क्या लगते हैं वो। और लड़ाई हुई हुआ क्या जब था? सच बताओ, उस दिन हुआ क्या? सर हम बाइक पे इसने आए। मारना शुरू किया तो उन्होंने मारना शुरू किया? सर मैं बाइक पे आए हमने बाइक वहाँ झूठ पे नहीं बोलना। ठीक है सर। हाँ बाइक वहाँ पे लगाई है, उसको ऑर्डर दिया खाने का, उसने सीखे दिए हमें। पहले हमने 4 सीखे लिए हैं, वो खा ली हमने। फिर इतनी देर में इसका साला इसको देख के गया, ये मुझे कहता है ये मेरा साला है। तो मैं कहता तुम आपके सोरों को घर यहाँ पे, कहता हाँ। इतनी देर में 2 सीखें और लगी, हमने वो खाई हैं। इनके वो सोरा और वो सारे मल्लेदार सारे इकट्ठे होके आ गए वहाँ पे। आगे उन्होंने कहा निकलो यहाँ से। मैंने उतनी देर बाइक मोड़ी है, स्टार्ट की है। मैंने कहा आओ बैठो चलें, ठीक है। इतनी देर में इसके जो वो पीछे एक भाई करा था, पता नहीं साला कौन है, उसने इसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिया। छोटे साले ने मुझे भी मारा है। और उधर से मैंने बाइक स्टार्ट किया और बाइक मैंने ऊपर से मोड़ी है, दूसरे रोड पर आया हूँ। आगे दूसरे रोड पर आके मैं साइड पर खड़ा हो गया हूँ। और जब फिर मैंने इधर फायरिंग हुई है, लड़ाई हुई है, उस टाइम मैं उधर नहीं था, मुझे भी नहीं पता कि फायरिंग हुई है। तो तब जब पुलिस गई है वहाँ पे, तब मैं साथ उधर गया हूँ मौके पे। बाइक मैं लेके आया हूँ थाने, ठीक है सर। और जब उधर गया हूँ फिर उन्होंने फिर मुझे उधर से पकड़ के मारने लग गए हैं। कौन? और वो इसके वो मोहल्लेदार सारे इकट्ठे के, वो इसके साथ है। मैं मौके पे मौजूद नहीं था सर जब फायरिंग हुई है, लड़ाई हुई है। फायरिंग किसने की थी? उन्होंने? मुझे नहीं पता सर, मैं मौके पे नहीं था। नहीं, जब उन्होंने आके इसको मारना शुरू किया, इसने तब पिस्टल निकाला था? तुम्हें कब पता चला कि इसके पास पिस्टल है? जब ये हो गया सारा कुछ, जब हम इधर आए हैं। हमारे साथ आयुब भी इस केस के खड़े हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं कि इन दोनों के बयानों में काफ़ी ज़्यादा तजाद है। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कहाँ तक तफ्तीश अब तक पहुँची है। खुरम, उस दिन हुआ क्या? क्या हुआ क्या है असल में ये दोनों थोड़ा सा फ्रीकैन जो हैं ये आपस में रिश्तेदार हैं। ठीक है। ये पटियाला हाउस रेस कोर्स वाली साइड का रहने वाला है। यहाँ पे धर्मपुरा फाटक के करीब इसके ससुराल रहते हैं। ये तकरीबन 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई थी। शादी से लेके ये 1.5 साल में तकरीबन अपनी वाइफ के साथ इसके लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो उसी सिलसिले में तकरीबन पिछले 1 साल से इसकी बीवी इधर ही रह रही थी, वापस अपने ससुराल अपने मेके में। ये 16-17 की रात को तकरीबन 12:15 बजे के करीब वेपन लगा के पिस्टल और साथ अपने इस दोस्त को लेके खाना खाने का बहाना करके तो ये इधर आ गया और अपने ससुराल की गली के बाहर नुक्कड़ पे एक खाने वाले के पास उधर को तिक्के शिक्के खाने के लिए बैठ गया। ये इंटेंशनली आप कह रहे हैं आया वहाँ पे? नीयत तो यही होगी नीयतन ना, वहाँ पे क्योंकि आके ये बैठा। रेस कोर्स का रहने वाला है और वहाँ से खाना खाने के लिए ससुराल के घर की गली के बाहर बैठ के ये ससुराल खाना भी बोला जिसके साथ इसकी जी डिस्प्यूट चल और रही है। वाइफ जो है उसको भी मार के लड़ाई झगड़ा करके भेजा हुआ था। इसका एक बेटा भी है इसका। तो वहाँ पे ससुराल वालों के साथ इसका लड़ाई झगड़ा हुआ। इसमें इसने फायर किए हैं। 3 इसके ससुराल वाले हैं, साले हैं इसके, तीनों को फायर लगे हैं, 2 की टांगों पर और 1 की इधर लेफ़्ट साइड पे। तो उसमें एक की जो है डेथ हो गई थी और बाकी 2 है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये गिरफ़्तार है, मौके से गिरफ़्तार कर लिए थे। वेपन इसमें रिकवर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह। जिस तरह ये बता रहा है कि उन्होंने इसको मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके ऊपर गोलियां चली, इसमें कितनी सदाकत है कि गोलियां चलाई किसने है? पिस्टल तो इसके पास था, दूसरी पार्टी के पास था, तो कोई असला बरामद नहीं हुआ। पिस्टल इसके पास था और मौके से जब पुलिस गई है, पुलिस ने पिस्टल इसके हाथ से पकड़ा, छीना है इसके हाथ से, रिकवर किया है। ये इसके पास ही पिस्टल था, दूसरे किसी फरीक के पास किसी किस्म का कोई वेपन भी नहीं जो था। इसका कोई औजार दोस्त भी है नहीं था। उसका क्या इन्वॉल्वमेंट? वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इंशाल्लाह जो फर्दर। उसके पास कोई वेपन वगैरह था? नहीं, एक ही वेपन रिकवर हुआ। और वो ये भी मौके से पकड़ा गया? जी मौके से, दोनों मौके से पकड़े गए। इसकी बीवी वगैरह क्या कहते हैं, किस वजह से इसके साथ झगड़ा चल रहा था? ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये अभी इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि वो अभी उसका जनाजा वगैरह करवा के उसको वाइंड अप किया है। तो फर्दर ये बाकियों का भी बयान वगैरह चल रहे हैं, जो एविडेंस वगैरह कलेक्ट हुए हैं उनको हमने सबमिट कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारे पास ये रिमांड पे हैं तो इंशाल्लाह मेरिट क्योंकि मौके से आपने पकड़ा तो काफ़ी सबूत जी, मौके से एविडेंस, मिल गए काफ़ी होंगे, एविडेंस पिस्टल है। होगा, लोगों की शहादतें होंगी, फ्रांसिक एविडेंसेस होंगे, जी, जी। सीसीटीवी कैमरास होंगे, ये सारी चीज़ें जी। जो है ये देख रहे हैं इंशाल्लाह। काफ़ी जो कुछ मिल रहा है उसको हम एविडेंस का हिस्सा इनका बना रहे हैं। फ्रांसिक कराया जाएगा सारों का। फर्दर देख रहे हैं इंशाल्लाह जो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। आप मुलजमान की गुफ्तगू भी सुन रहे थे और आइयो तफ्तीशी की भी गुफ्तगू सुन रहे थे कि मुलजिम पहले नशा भी करता था और ख़ुद अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे कोई दिमागी मसला था, बीवी को मारपीट भी करता था। और उस रोज़
पटियाला हाउस यानी चाइना चौक के करीब से ये यहाँ पे टिक्के खाने आया और टिक्के खाने के दौरान इसका अपने ससुराल जिनके साथ इसकी डिस्प्यूट चल रही है उसके साथ टाकरा हो गया। वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने फायरिंग शुरू कर दी। पिस्टल पहले से इसके पास मौजूद था। पिस्टल का लगाना, अगर ये खाना खाने के लिए जा रहा था या दोस्त से मिलने के लिए जा रहा था तो पिस्टल इसने क्यों साथ लगाया हुआ था, ये भी एक गौरतलब चीज़ है। और वहाँ पे जब इनका झगड़ा शुरू हुआ तो इसने फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के नतीजे में एक इसका साला मौके पे जाम भाग हो गया जबकि 2 जख्मी हैं। जब एक शख्स के ऊपर जुल्म होता है, इंसान की जुबिलत के अंदर है, एक कुदरत ने उसके अंदर बिल्टिन एक चीज़ डाली है कि ऊपर आपके ऊपर अगर एक जुल्म की इंतहा हो जाए तो आप बोल पड़ते हैं, आप फट पड़ते हैं। अब अगर इस खातून की सिर्फ हम बात करें, पर्टिकुलरली हम इस केस के ऊपर वापस आए, उस खातून को शादी के फ़ौरन बाद शिद्दत का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। और जब उसको उसके ससुराल वाले ही ये कह रहे हैं कि तुम अगर हमारे बारे में बताओगी तो मसले पैदा होंगे, तो वो क्यों नहीं बता रही। देखें, अल्टीमेटली उस ना बताने की वजह से एक भाई उसका कत्ल हो गया और 2 भाई उसके ज़ख्मी हो गए। तो क्यों खवातीन जो हैं वो सिर्फ अपने तक ही बात को रखती हैं, क्यों आगे उसको नहीं बताती, उसका हल नहीं निकालती। पुलिस है और बहुत से महकमे हैं, वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरोज बन गए हैं, क्यों नहीं बताया जाता। यही बात है ना कि उन्हें ये लगता है कि जी अब इतने लाखों या हज़ारों रुपए खर्च करके मेरा जहेज़ बनाया, जो बचपन से वो पेटियों में माएँ डाल रही होती हैं कि जी इतना पैसा मेरी शादी पे खर्च हुआ, इतने जोड़े दिए, लेन देन हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं 6 महीने के बाद अगर मतलब या 6 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद ये कह दूंगी भाई ये बंदा अच्छा नहीं, मैंने नहीं यहाँ पर रहना। देखिए जी, तशद्दुद करना जो है वो कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि एक ह्यूमन ट्रेट है जो एक अच्छी ट्रेट समझी जाती है, एक हैवानियत है। और हैवानियत में इंसान का लेवल जो है ना वो आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि वो किस लेवल तक जाता है। अब जैसे आपने बताया इस केस में स्पेसिफिकली कि पहले उसका जो अब्यूज़ था वो सिर्फ अपनी बीवी तक था, क्योंकि बीवी उसकी 4 दीवारी के अंदर मौजूद थी। जब बीवी मैके चली गई तो उसका एग्रेशन जो है वो बढ़ के बीवी और बीवी के रिश्तेदारों तक पहुंच गया। और जिस वक्त भी ये वायलेंस का एपिसोड हुआ है वहाँ पे उसका एग्रेशन जो है वो इस पीक पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से उसको जो बीवी है उसको अपने भाई की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो बेसिकली ये जो गुस्सा है ये हमें सिखाया जाता है ना कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो आप अपनी पोजीशन और चेंज करें। तो बेसिकली गुस्सा एक है ही इल ट्रेट। हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त तो है ही है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा कर देना और किसी की जान ले लेना, अब आए रोज़ ऐसे वाक़यात जो है वो सुनने में आ रहे हैं। लेकिन जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर दो फैक्टर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। एक ये कि अदम बर्दाश्त तो है ही है कि जो बहनोई था उसको अपने बरादर निस्बती के ऊपर गुस्सा आया, ससुर के ऊपर गुस्सा आया और बरादर निस्बती बीच बचाव कराने के आए, उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिससे एक उसका बरादर निस्बती कत्ल हो गया जबकि 2 जख्मी हो गए। लेकिन दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इस प्रोग्राम के अंदर नज़र आया वो ये है कि जिस खातून के साथ उसकी शादी हुई उस खातून को उसने पहले दिन से मारना शुरू कर दिया था, मारपीट का आदी था, उससे चीज़ों की डिमांड करता था, जहेज़ में जो चीज़ें आई हुई थी वो ख़राब हो जाती थी तो इस चीज़ का तकाजा करता था कि नहीं ला के दी जाएँ, पैसों का तकाजा करना ये मामूल था। और ख़ातून जो थी उसने अपने वालिदैन को कभी, अपने भाइयों को कभी ये चीज़ बताई नहीं, इस वजह से कि अगर वो बताएगी तो उसका अपना घर तो ख़राब होगा ही होगा, लेकिन उसकी जो 3 बहनें जिनकी अभी शादी नहीं हुई हुई उनके लिए भी मसाइल होंगे। और इस ना बताने की वजह से बात इस नहाई तक पहुंची कि आज उसको एक भाई अपना खोना पड़ गया और 2 भाई जो ज़ख्मी हैं। हमारे साथ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं, एक साइकोलॉजी के हवाले से अपना फील्ड में बहुत नाम रखती हैं और दूसरी जो है वो सोशल साइंटिस्ट हैं। दोनों से जानेंगे। डॉक्टर साहिबा, पहले डॉक्टर आमना मौजम से बात करेंगे जो सोशल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारे माशरे में जब एक खातून की शादी होती है तो वो क्यों, अगर उसके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है या ज़्यादती हो रही है ससुराल में, तो वो क्यों नहीं बताती
क्यों उसके पीछे एक सोच जो है उसको पीछा करती है कि अगर उसने बताया तो उसके घर वालों की ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी, उसकी बहनों, अगर बहनें हैं तो बहनों की ज़िंदगियाँ ख़राब होंगी, और अल्टीमेटली वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठती है। जी देखिए, मैं इन जनरल पहले तो आपसे बात करना चाहूँगी और फिर स्पेसिफिकली इस केस की तरफ। देखिए, हमारे यहाँ जो एक सोशल हायरार्की है हमारे सिस्टम में, वो ख़ास तौर से ख़वातीन को इसी सोच के साथ बड़ा करती है कि जिस घर में तुम्हारी शादी होगी उसी घर से तुम्हारा जनाजा निकलना चाहिए। और बहुत सारी लड़कियां जो पास्ट में हम बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जो मीडिया पे भी आते रहे या हमारे अपने सोशल सर्कल्स में मूव करते हैं, जिसमें जहाँ भी कहीं औरत ने आवाज़ उठाई है ना, उसको किसी न किसी रूप में मर्द ने हमेशा स्नब भी किया है। स्नब इन द सेंस किस तरीके से उसकी आवाज़ दबाई गई है। कहीं बाप कहता है बेटी से कि बेटा कंप्रोमाइज़ कर लो, कहीं पे भाई कहते हैं कि भाई हमारी नेकनामी में बड़ी ख़राबी आ जाएगी कि जी बहन तलाक लेकर वापस आ गई है, तो वो कहते हैं कि तुम गुजारा कर लो। तो ये एक जो सिस्टम है हमारा ओवरऑल, जिसमें हम वैसे तो बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, हमारे माशरे में अब 1000 ऐप्स ऐसी बन गई हैं कि जी प्रोटेक्ट करो औरत को, सेव करो। मुझे आप ये बताएं कि कौन सी ऐसी खातून है जिसे आज तक मार पड़ी हो और उसने किसी ऐप के ऊपर बटन प्रेस किया हो अलर्ट का कि जी मैं किसी डेंजर जोन में हूँ। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, हमने वेस्टर्नाइज बोरो तो कर ली हैं। आज भी मैं एक अभी अटेंड करके आई हूँ कि जी अगर कहीं पर आपको लगे कि आप अनसेफ हैं तो ये पंजाब पुलिस की ऐप है, आप यूज़ करें। ये बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, ये ज़रूर होने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले जो ग्रास रूट लेवल पर हमारे यहाँ ये जो एक मेल शाउनिज्म का कॉन्सेप्ट है सोसाइटी के अंदर, उस पर काम करने की ज़रूरत है। और वो शुरू होगा हमारे एजुकेशन सेक्टर से, हमारे घर के मदरसे से, बेसिक एजुकेशन और तालीम से और माँ की गोद से। हम बचपन से तो हम बेटे बेटी में फ़र्क डाल देते हैं, ठीक है, तो फिर ये कॉन्सेप्ट बड़े होते होते यहाँ तक जाकर रुकते हैं जहाँ से हम अभी इस बात को समेटेंगे। लेकिन जब एक शख्स के ऊपर जुल्म होता है, इंसान की जुबिलत के अंदर है, एक कुदरत ने उसके अंदर बिल्ट इन एक चीज़ डाली है कि ऊपर आपके ऊपर अगर एक जुल्म की इंतहा हो जाए तो आप बोल पड़ते हैं, आप फट पड़ते हैं। अब अगर इस खातून की सिर्फ हम बात करें, पर्टिकुलरली हम इस केस के ऊपर वापस आए, उस खातून को शादी के फ़ौरन बाद शिद्दत का निशाना बनाना शुरू कर दिया गया, और जब उसको उसके ससुराल वाले ही ये कह रहे हैं कि तुम अगर हमारे बारे में बताओगी तो मसले पैदा होंगे, तो वो क्यों नहीं बता रही? देखें, अल्टीमेटली उस ना बताने की वजह से एक भाई उसका कत्ल हो गया और 2 भाई उसके ज़ख्मी हो गए। तो क्यों ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ अपने तक ही बात को रखती हैं, क्यों आगे उसको नहीं बताती, उसका हल नहीं निकालती? पुलिस है और बहुत से महकमे हैं, वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरोज बन गए हैं, क्यों नहीं बताया जाता? यही बात है ना कि उन्हें ये लगता है कि जी अब इतने लाखों या हज़ारों रुपए खर्च करके मेरा जहेज़ बनाया, जो बचपन से वो पेटियों में माएँ डाल रही होती हैं कि जी इतना पैसा मेरी शादी पे खर्च हुआ, इतने जोड़े दिए, लेन देन हुआ, सब कुछ हुआ, और मैं 6 महीने के बाद अगर मतलब या 6 हफ्ते के बाद या 6 दिन के बाद ये कह दूँगी भाई ये बंदा अच्छा नहीं, मैंने नहीं यहाँ पर रहना, तो घर वालों में तो एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाएगी कि उनकी तो सारी ज़िंदगी कमाई मेरी शादी पे लग गई। तो ये एक हमारा जो कर्ज है ना कि हम इन सोशल टाइज में इतनी बुरी तरह उलझे हुए हैं कि हमें ये पता होता है कि जी कर्जा लेके शादी की गई, जहेज़ दिया गया, फिर एक वो तकाजा कि जी नहीं जब तक बर्दाश्त हो सकती है आप बर्दाश्त करें। ये गलत सबक अब हमें नहीं सिखाने चाहिए। हमें ये बहुत ज़रूरत है कि अब हम लड़कियों की तरबियत इस सोच के साथ करें कि अगर आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, अगर आप उस घर में रोज़ मार खा रही हैं, फिजिकल अब्यूज़, जैसे अब छोटे बच्चों को हम गुड एंड बैड टच का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, मुझे यकीन है ये बच्चे जब बड़े होंगे ना तो ये मार नहीं खाएंगे किसी से। लेकिन हमने अब तक इस सेटअप में देखा है कि जो बचपन से बच्चों को यही सिखाया जाता है कि नहीं बर्दाश्त करो, औरतों को बर्दाश्त करना चाहिए, ये मैसेजेस एट द एंड वो अपनी एक्सटेंट तक जाकर बर्दाश्त करती हैं, और फिर जब वो गिव अप हो जाता है तो फिर जाकर कहती हैं कि भाई अब नहीं हो रहा, या तो खुद मर जाती हैं या उनकी वजह से और लोग मारे जाते हैं। वेरी प्रिसाइजली, आप सोशल साइंटिस्ट भी हैं, क्या वाकई अगर एक औरत शादी के बाद अपने मेके में आके बैठ जाती है तो वो बर्डन है, और हमारा मुआशरा उसको आज भी बर्डन के तौर पे लेता है? डेफिनेटली लेता है। अब देखें, वो जब तक ससुराल में रह रही है वो तब भी अब्यूज़ हो रही है, जब वो वापस आ गई है वो तब भी अब्यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो घर वालों के लिए भी एक बर्डन है। अगर अनलेस के कोई बहुत वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या वो अर्न नहीं करी, और मोस्टली ऐसे लोग जो हैं फिर वो अपना सेटअप खुद भी बना लेते हैं, जो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो दे आर वेरी फ्यू परसेंटेज, मतलब 1% ख़वातीन ऐसी होंगी जो फाइनेंशियली इतनी इंडिपेंडेंट होंगी कि वो घर वालों पे बर्डन ना बने। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। तो अब जब तक वो वहाँ पर अब्यूज़ हो रही हैं, साइकोलॉजिकली भी हो रही हैं, फाइनेंशियली भी हो रही हैं और फिजिकली भी हो रही हैं, मार भी खा रही हैं, जुल्म भी सह रही हैं, उनकी खिदमत भी कर रही हैं,
और उनको उनके हकूक भी नहीं वहाँ मिल रहे। वापस आने के बाद शायद कुछ तरह की अब्यूज़ तो कम हो जाती है, जैसे शायद मार नहीं पड़ रही, लेकिन विक्टिमाइज वो फिर भी हो रही होती हैं क्योंकि ड्यू राइट्स आपको नहीं मिल रहे होते। लोग कहते हैं लो जी ये अपना घर उजाड़ के आ गई है, क्या ही था, 2 थप्पड़ ही खा लेती, बर्दाश्त ही कर लेती। ये जो हमारी सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट है ना, जो बाय एंड लार्ज सवाए हमारी कुछ एलीट क्लास में आप समझेंगे कुछ चेंज आया है या अपर मिडिल क्लास में, लेकिन जनरली हमारी सोसाइटी अभी भी वहीं खड़ी है कि भाई आप कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्टमेंट करो। लेकिन इसका हमें मैसेज ये देना है कि देखें इस एक्सटेंट पे जाके जब आप एडजस्टमेंट करेंगे, इस एक्सटेंट पे जाके जब आप अपनी सेल्फ को, अपनी सेल्फ इस्टीम को, पर्सनालिटी को किल करके भी वहाँ रहने की कोशिश करेंगे तो उसका भी अंजाम हमेशा अच्छा नहीं निकलता। सेम इज़ द केस जैसे आपने ये बताया है। डॉक्टर बिस्मा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहबा, ये क्या मेंटालिटी है कि शादी एक दो ख़ानदानों, 2 लोगों का तो ताल्लुक़ होता ही, लेकिन इसमें 2 ख़ानदान जो जुड़े होते हैं, जैसे इस केस की हम बात कर रहे हैं कि ये क्या मेंटालिटी होती है मर्द की कि वो पहले दिन से ही औरत के ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देता है, जहेज़ के ऊपर बात बात के ताने मारता है और अल्टीमेटली फिर आप देखती हैं कि उसको मेके भेज देता है और 1.5 साल की शादी के अंदर उसका एक भाई कत्ल कर देता है, 2 को जख्मी कर देता है। क्या मेंटालिटी है ये? कोई बीमारी है, ज़हनी बीमारी है, क्या है ये? बिल्कुल, मैं डॉक्टर आमना की कही गई सारी बातों से एग्री करूंगी। इन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। बेसिकली जो लूप होल रह जाता है ना, वो परवरिश में रह जाता है सबसे पहले तो। हाँ, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो बेसिक्स बच्चों में, लड़कियों में यानी बेटियों में और बेटों में बहुत डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो पोर्ट्रे करते हैं। लड़कों को बचपन से ही बिल्कुल जैसे सर का ताज बना के रखा जाता है और लड़कियां जो हैं उनको बिल्कुल ऐसे रखा जाता है कि आपने हमेशा अपने माँ की, बाप की, भाइयों की, छोटे बहन भाइयों की, सबकी खिदमत करनी है। तो जब बचपन से ही औरतों में ये चीज़ डाल दी जाए कि आपका वालिद और आपके भाई कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड फिगर हैं और आपने उनकी खिदमत में ही अपना टाइम गुजारना है, तो ये चीज़ बचपन से लेकर जवानी तक पहुँचते पहुँचते उनके जहन में ये एक आइडिया बैठ जाता है कि मर्द जो है वो बहुत ही कोई इम्पॉर्टेंट फिगर है और उसको हमने हर तरीके से एंटरटेन करना है, चाहे वो पॉजिटिव वे में है या नेगेटिव वे में है, जिसमें एब्यूज़ को बर्दाश्त करना, चाहे वो फिज़िकल नेचर का है, इमोशनल नेचर का है या सेक्सुअल नेचर का है, वो उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसमें मुल्जिम की बात करें तो ये जो मुल्जिम है पहले अपनी बीवी पे तशद्दुद करता था, जब वो अपने मेके चली गई तो फिर उसके वहाँ पे घर चला गया लड़ने के लिए और उसके भाइयों के ऊपर फायरिंग कर दी, जिससे जैसे मैंने बताया कि एक भाई उसका कत्ल हो गया, 2 जख्मी हो गए। ये मेंटल इलनेस है जिसकी वजह से वो ये कर रहा है। देखिए जी, तशद्दुद करना जो है वो कहीं पे भी आप ये नहीं कह सकते कि एक ह्यूमन ट्रेट है जो एक अच्छी ट्रेट समझी जाती है, एक हैवानियत है। और हैवानियत में इंसान का लेवल जो है ना, वो आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि वो किस लेवल तक जाता है। अब जैसे आपने बताया इस केस में स्पेसिफिकली कि पहले उसका जो अब्यूज़ था वो सिर्फ अपनी बीवी तक था, क्योंकि बीवी उसकी 4 दीवारी के अंदर मौजूद थी। जब बीवी मैके चली गई तो उसका एग्रेशन जो है वो बढ़ के बीवी और बीवी के रिश्तेदारों तक पहुंच गया, और जिस वक्त भी ये वायलेंस का एपिसोड हुआ है वहाँ पे उसका एग्रेशन जो है वो इस पीक पर पहुँच चुका था, जिसकी वजह से उसको, जो बीवी है, उसको अपने भाई की ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। तो बेसिकली ये जो गुस्सा है, ये हमें सिखाया जाता है ना कि गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो आप अपनी पोजीशन और चेंज करें। तो बेसिकली गुस्सा एक है ही इल ट्रेट। तो जो गुस्से में आपे से बाहर हो जाते हैं वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी जो है उसका खात्मा करने से भी पीछे नहीं हटते। तो इस स्पेसिफिक केस में भी यही हुआ कि एग्रेशन और एंगर जो है वो अपनी बीवी से बढ़ के उसके रिश्तेदारों तक पहुंच गई और फिर उनको नुकसान पहुंचाया गया। इंसान यानी आप किसी अगर जानवर को भी, बिल्ली या किसी ऐसे जानवर को मारें तो आपके जहन में एक गिल्ट आ जाता है, आपको अफसोस होना शुरू हो जाता है कुछ देर के बाद कि यार मैंने बेजुबान को मारा। एक इंसान की जान ले लेना और उसके बाद आप उस चीज़ के ऊपर नए बहाने गढ़ें, ये कैसे मुमकिन है? जैसे मैंने मुलजिम से इंटरव्यू किया तो वो कहता है कि जी उन्होंने मेरे पे हमला किया, मैंने फायरिंग कर दी और वो मर गए और उसको कोई अफसोस भी नहीं है। देखिए, मैं आपको अगर अपनी मतलब नफ्सियात की ज़ुबान में बताऊं तो एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है जिसको आप प्रोजेक्शन कहते हैं। बेसिकली ये होता है कि जो चीज़ आप महसूस कर रहे हैं किसी के बारे में, आप वो इसलिए नहीं एक्सप्लेन करते ताकि आपको वो टैबूड ना किया जाए या आपके ऊपर इल्ज़ाम ना आए और आप दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं।
तो जैसे आप ये केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी यही चीज़ प्रोजेक्शन की नज़र आती है कि असल गलती, गलत ख्याल जो है वो इस मुल्ज़िम के अपने अंदर है, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना या दूसरे पे गुस्सा है, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने के लिए और अपने ऊपर से इस इल्ज़ाम को दूर करने के लिए वो दूसरे पे इल्ज़ाम डाल के अपने आप को बिल्कुल ईजी कर लेता है। तो बेसिकली ये एक तरीका होता है अपने आप को सेफ करने का। अगर और ये डॉक्टर बिस्मा, अगर मैं इस मुल्जिम की बात नहीं हम करते, एक जनरली एक मर्द की बात करते हैं। अगर एक मर्द है जो लो इनकम पेड शख्स है, लो सैलरी है उसकी, सेकेंडली वो नशे का आदी है, तीसरा उसकी शादी कर दी जाती है, वो औरत के ऊपर तशद्दुद करता है, मारपीट करता है और उसको जो एक जिम्मेदारी है उसकी वो नहीं लेता, ये सारी चीज़ें उस शख्स के अंदर पाई जाती हैं, तो बतौर माहिर नफ्सियात आप क्या समझती हैं वो उस शख्स की जहनी कैफियत क्या होगी? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शादी जो है ना वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा जो कल्चर है उसमें ये एक सोच होना कि जी अगर कोई नशे का मरीज़ है तो शादी कर दो वो ठीक हो जाएगा, या अगर किसी की आदतें ख़राब है शादी कर दो वो तो ठीक हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि ये आदत ठीक नहीं होती, इससे आदत ख़राब होती है। ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपने साथ आने वाले पर्सन जो है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। और जो इंसान पहले से इन सारी इखलाकी बुराइयों में गिरफ्तार हुआ है उसके लिए शादी किसी तरह से भी सलूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। तो पहले तो ये चीज़ हमारी जो यूथ है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि शादी आप तब करें जब उस जिम्मेदारी को पॉजिटिव वे में उठाने के काबिल हों, अदरवाइज़ आप बेशक शादी ना करें। अगर आप अपने आप को इस तरह से समझते हैं कि आपके अंदर कोई इखलाकी बुराई है तो पहले अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें और फिर किसी और की ज़िंदगी जो है अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ें। सो इस स्पेसिफिक केस में अगर आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा है जो मतलब किसी एडिक्शन का शिकार है या किसी भी इल मैनर का शिकार है, तो शादी इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर दैट। इनफैक्ट शादी जो है वो उस प्रॉब्लम को एग्जैजरेट ही करेगी। बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर आमना मौज़म की गुफ्तगू सुनी और डॉक्टर बिस्मा की गुफ्तगू सुनी। आप मुल्ज़िम के क्या ख्यालात हैं, मकतूल के वुर्सा के क्या ख्याल हैं और उस औरत के जिसने 1.5 साल तकरीबन इस जहन्नम में गुजारा उसके क्या व्यूज़ हैं। लेकिन अगर इस तमाम चीज़ों को समअप किया जाए तो मुल्ज़िम अपने जो केस जिस चीज़ को वो प्लीड करने की कोशिश कर रहा है कि उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर हमला किया और उसको वहाँ से जाने के कह रहे थे, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि उनके इलाके में जाके खाना खाना और फिर असले के साथ जाना इस चीज़ की निशानदेही करता कि उनको प्रोवोक करने के लिए गया था। दूसरा, उस खातून का भी कसूर है जिसने 1.5 साल एक ऐसे शख्स के साथ गुजारा जो उसको मारपीट करता था, उसे कहता था कि अपने भाइयों से, अपने बाप से चीज़ें लेके और रकम का तकाजा करता था, और इन तमाम चीज़ों को सह के उसने ना बताकर चीज़ों को इस नहज तक वो ले आई कि वो मुल्ज़िम जो था आज उसके एक भाई की जान ले गया और 2 भाइयों को ज़ख्मी कर दिया। दोनों जो हमारे पास माहिरीन थे उनकी गुफ्तगू से यही अंदाज़ा लगाया गया है कि एक औरत को अपने राइट्स का पता होना चाहिए और लिमिट्स डिटरमिन कर लेनी चाहिए कि किस हद तक किसी चीज़ को बर्दाश्त और सहना है, उसके बाद उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। दूसरा, डॉक्टर बिस्मा की बात को मैं इंडोर्स करूँगा कि अगर एक शख्स इन बुराइयों में मुब्तला है तो आप खुदारा उसकी इन चीज़ों को छुपा कर उसकी शादी करने के लिए जल्दी ना करें, क्योंकि वो तो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ही चुका है। जिस तरह से इस केस में फुप्पो ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया कि उन्होंने इसकी तमाम बुराइयों को छुपाया और लड़की की जल्द से जल्द शादी करा दी, 1.5 महीने के अंदर शादी करा दी, और नतीजा ये निकला कि आज लड़की भी घर अपने आके मेके आके बैठी हुई है और एक भाई जो है उसका वो भी कत्ल हो गया है। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है, तफ्तीश जारी है। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे कानूनी इदारे जो हैं वो इस केस को एज ए प्रेसिडेंट सेट करेंगे और जो लोग इस तरह की हरकत और सकनात में मुब्तला हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सोचे ज़रूर। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।